आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं मार्केट गपशप, और ये भले मार्केट गपशप है लेकिन एक ऐसे मुद्दों पर होती है बातचीत जो मेरे आपसे सभी से कनेक्टेड होती है, और इसको हम बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आपके सामने रखते हैं। और आप इस समय मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक गाड़ी, सृष्टि के पीछे भी एक गाड़ी है। तो ये हम बैठने वाले नहीं है, वो गाड़ी चलेगी भी नहीं, बट एक सिंबॉलिक चीज़ है जो हम आपके सामने रखने आते हैं। आप इसी से समझ गए होंगे कि आज हम ऑटो सेक्टर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन ऑटो की अगर बातचीत हो रही है ना, तो ऊपर एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, स्पीड ब्रेकर, जिससे आप रोज़ जूझते होंगे। अगर आप चल रहे हैं गाड़ियों से तो आपको लगता होगा काश ये स्पीड ब्रेकर सड़क पे नहीं होते तो हम कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। कुछ ऐसा ही सेक्टर के साथ भी हो रहा है। जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ स्पीड ब्रेकर ज़रूर आ जाते हैं। हमने एक काम किया, हमने 5 बड़े स्पीड ब्रेकर्स को जीपीएस लगा के उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और वो आपके सामने हम रखेंगे पाँचों के पाँचों स्पीड ब्रेकर। लेकिन उससे पहले मैं 2 बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। भारत इस समय की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है विश्व भर में, और आप यकीन नहीं मानेंगे, महज इत्तेफाक भी हो सकता है ये, कि ऑटो सेक्टर भी 5th ही बड़ा सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। 2025 में हम 3rd लार्जेस्ट सेक्टर हो जाएंगे या इंडस्ट्री हो जाएंगे वर्ल्ड की, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, 7% ऑफ द जीडीपी ऑटो सेक्टर से कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसी सेक्टर से आता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पीड ब्रेकर पहले आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो आपने स्पीड ब्रेकर सारे देख लिए। सृष्टि मेरे साथ है। सृष्टि न केवल मार्केट्स कवर करती हैं बल्कि ऑटो की भी अच्छी जानकार है, तो इसलिए इनका इंटेलिजेंस, इनका फ़ायदा उठाने के लिए आज हमने इनको अपने साथ जोड़ लिया है। सृष्टि, जो अभी गाड़ी चल रही थी स्पीड ब्रेकर जिस पे बार थी, गाड़ी कौन सी थी? क्रेटा थी क्या? ऐसा कुछ लग रही थी आपको? एक बार वापस से दिखाना, आप स्पीड ब्रेकर वापस से दिखाओ। एक बार दिखाओ वापस से। अब आप देख बना रहे, ये एक क्वेश्चन ही हो जाएगा आज का। जरा दिखाइए एक बार वापस से गाड़ी दिखाओ। ये गाड़ी कौन सी थी? डिम्पी, बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने इस शो के स्टार्ट में रख दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है ये ठीक तरह से समझ नहीं आ पाया। थोड़ा गैस दूं, ये स्कोडा या हिंडई में से कोई एक हो सकती है। इनमें से एक हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है ये थोड़ा सा जानना मुश्किल है। ये ना एक काम करते हैं, कार्यक्रम के एंड में ये सरप्राइज आपके लिए रख देते हैं। अगर आपका पहले से आपको पता है तो एक बार आप हमको व्हाट्सएप के जरिए, हमारे सोशल हैंडल्स लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, आपको पता भी होगा। आप हमको जरा कमेंट करके भी बता दीजिएगा ये गाड़ी कौन सी है। तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही क्वेश्चन मिल गया जिसका जवाब हम लास्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सृष्टि, इस समय ऑटो सेक्टर में चल क्या रहा है? मतलब ये बहुत अच्छे दौर में है, ठीक दौर में है, या बहुत खराब दौर में है? डिम्पी, ठीक दौर कहेंगे। देखिए, डिमांड तो ज़्यादा है ही। आप किसी से भी बात करिए, और ख़ास तौर से अगर मैं ऑटो एनालिस्ट हूँ तो कई सारी कॉल्स आती है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आगे पुश करा दीजिए। तो ये सारी दिक्कतें तो हैं ही, बट हाल फिलहाल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मांग थोड़ी सी धीमी होती हुई ज़रूर नज़र आई है। कई सारी बुकिंग्स लोग करते थे, इस बार जो गुड़ी पड़वा आया वहाँ पे भी इतनी अच्छी मांग नहीं देखने को मिली, और थोड़ी सी अब जो फुटफॉल है ना वो कंज्यूमर्स की कम हो रही है। बट हालांकि इतनी लंबी वेटिंग पीरियड जो है वो तब से बरकरार है, तो ठीक स्थिति में कहेंगे अगर हम कार्स की बात करें तो। अच्छा, और एक चीज़ और बताओ, ये जो वेटिंग पीरियड वाला कंसेप्ट है मेरे को समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं कि हमारे 1 साल की वेटिंग है, 2 साल की वेटिंग है। उनको ऐसा लगता नहीं कि 1 साल में तो और अच्छे मॉडल्स आ जाएंगे? हो सकता है जिसका वो वेट कर रहे हो उससे अच्छे मॉडल्स और आ जाए मार्केट के अंदर। ये क्या होता है जनून की उसी गाड़ी के पीछे 1 साल रुक जाते हैं? गाड़ी की ज़रूरत होगी ना उनको, तभी तो बुक कर रहे हैं वो। बिल्कुल डिम्पी, और इंडिया में अगर हम गाड़ी देखें ना तो बहुत ही इमोशनल कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि अब जैसे किसी को थार लेनी है या कोई एक पर्टिकुलर मॉडल जाता है तो वो उसके लिए जी जहाँ से 1 साल भी वेट करने के लिए रहता है। और अभी हाल फिलहाल जैसे कि हमारा पहला स्पीड ब्रेकर दिखा रहा था कि चिप की शॉर्टेज, ये चिप की शॉर्टेज के चलते आप 1 साल तो छोड़िए 2-2 साल तक वेटिंग पीरियड्स गई हैं गाड़ियों की। बट अब धीरे धीरे करके वो एक प्रॉब्लम थी वो कम हो रही है, तो लोग वेट जरूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अब उनका इंतजार कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
शौक बड़ी चीज़ है, ये आपने ऐड में भी देखा होगा, लेकिन ये बात मैं थोड़ा अपने रिलीजन की वजह से भी कह सकता हूँ। टिपिकली कई लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, जैसे मेरे को भी गाड़ियों का बहुत शौक है। तो कौन सी गाड़ियों गाड़ी आपके रेडार अभी तो मैं तो डस्टर चलाता हूँ अभी, तो मेरे को तो बहुत पसंद है वो गाड़ी, है ना। लेकिन मेरे को शौक है जैसे फॉर्च्यूनर या इस तरह की एसयूवीज़ को लेकर चलना। और एक और भी बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, दिल्ली में क्या होता है ना, खासकर दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, वहाँ तो एक स्टेटस सिंबल जैसा है गाड़ी जी। अगर आपके पास एसयूवी है और अच्छी सी एसयूवी है और अगर आपके पीछे कुछ नाम वाम भी ऐसे खतरनाक टाइप लिख रखे हैं, तो फिर आपकी अलग पहचान है। और आप अगर गली मोहल्ले में जाएंगे ना, तो आपको उसी गाड़ी से ही पहचाना जाता है, अच्छा वो फॉर्च्यूनर वाले भैया आ गए जिनकी गाड़ी के पीछे ये लिखा हुआ है। वो ऐसी पहचान है, बिल्कुल आप मानोगे नहीं, ऐसी पहचान है। अच्छा, अब ये चिप की बात बोल रहे थे, ये छोटा सा चिप इतनी बड़ी बुकिंग को कैसे रोक देता है गाड़ी की? एक्चुअली डिम्पी, जो चिप लगता है ना वो अब जैसे अब आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं फॉर्च्यूनर, तो अब कोई सिंपल गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता है। उसके साथ इंफोटेनमेंट, एडैस, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये जो चिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इन सारी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को गाड़ी में लाने के लिए होती है, और जिसके चलते अगर एक स्पेसिफाइड चिप की भी कमी हो तो पूरे प्रोडक्शन में उसका असर देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे ये एक बात आपने भी नोटिस की होगी, गाड़ी को ना ये कहा जाता है कि आपका चलता फिरता घर है। कई बार तो कई शहर, खासकर मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर तो इतना समय हम घर में नहीं गुजारते जितना समय हम गाड़ी के अंदर गुजार देते हैं। आने जाने में, कहीं आपको ट्रैवलिंग करनी है, बिजनेस मीट करनी है, तो आप 6-6 घंटे गाड़ी चला रहे हैं। 6 घंटे तो आप घर में नहीं रहते होंगे, या रहते भी होंगे तो सो जाते होंगे। तो एक कंफर्ट का लेवल जो आपको मिलता है ना गाड़ी में मिलता है। और मैंने तो पता है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट देखा है, लोग मतलब मैंने तो कईयों को देखा है अपना ब्रेकफास्ट ही गाड़ी के अंदर करते हैं। घर से निकले, ब्रेकफास्ट को गाड़ी में रखा, गाड़ी चलाते चलाते आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मतलब ये नया ही कंसेप्ट है मार्केट के अंदर कि आप गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कंफर्ट का लेवल इतना आ गया। लेकिन अगर आप ड्राइवर चला रहे हैं तो वो सेफ है, अगर खुद चलाते चलाते ब्रेकफास्ट करें तो थोड़े सेफ्टी नहीं, मैं ब्रेकफास्ट का भी बताता हूँ क्या होगा। वो ब्रेकफास्ट में आप एक बनाना लेके जाओ, आप उसको धीरे धीरे छीलो, स्टीयरिंग के साथ में बनाना को रख सकते हो अपने साथ ही। अच्छा, आप सैंडविच लेके जाओ, मैकडी ले लो, हाँ, या तो आप सैंडविच वगैरह खाओ ऐसा। तो खिचड़ी सब नाश्ते में नहीं आप गाड़ी चलाते समय खा सकते, हाँ, बनाना वगैरह ये सब खा सकते हो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और बात जो पता करनी है मेरे को, दिल्ली में ना, जब भी मैं दिल्ली का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली हब है। अच्छा, एक पॉइंट और भी मैं इसमें पॉइंट कर दूँ कि हम दिल्ली की बार बार इसलिए बात कर रहे हैं। मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यानी कि कोलकाता और चेन्नई और मुंबई, अगर तीनों की गाड़ियाँ आप जोड़ देंगे ना, तो दिल्ली में इससे भी ज़्यादा गाड़ी है। तो आप इसी से हब लगा सकते हैं कि दिल्ली कितना बड़ा मार्केट है गाड़ियों का। और एक छोटा सा फैक्ट और बता दूं जो मेरे को एक एक्सपर्ट ने बताया, करीब देश में 17 ऐसी कंपनियां हैं, देसी और विदेशी कंपनियां हैं, जिनके प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं। ठीक है ना सृष्टि? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी कि एक कंपनी अगर मान लीजिए 4 या 5 प्रोडक्ट अपने निकाल देती है, यानी कि मॉडल्स निकाल देती है, तो आप ये मानिए 100 से ज़्यादा मॉडल की गाड़ियाँ आपको सड़क पे दिख जाती होंगी। सृष्टि, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, दिल्ली में जब भी थोड़ा पोल्यूशन होता है ना, सबसे पहले ये करते हैं कि ऑड इवन लगा दो, गाड़ियाँ बंद कर दो। ये गाड़ियाँ इतनी पोल्यूशन करती हैं क्या? और पोल्यूशन को लेकर इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है, इतने संजीदापन क्यों नहीं है? पर अब आ रही है रिम्पी जी। अच्छा, अब आ रही है, और आने वाले नहीं, कल से ही एक नियम लागू हो रहे हैं जहाँ पे सरकार जो है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अब आपकी गाड़ी में एक डिवाइस लगा देगी। अच्छा, डिवाइस लगा देगी और उसका नाम रखा है रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स। अच्छा, अब पहले क्या होता था, हम जाते थे पीयूसी पे अपना पोल्यूशन कंट्रोल कराते थे और जाते थे। अब ना गाड़ी चलते चलते ही आपको वो पोल्यूशन का इंडिकेशन दे देगी कि कितना पोल्यूशन है आपकी गाड़ी में, और जहां आपकी गाड़ी ने जो पोल्यूशन की मात्रा जो सीमित लिमिट है उससे ज़्यादा कर दी, आपको एक रेड ब्लिंकिंग लाइट दिखने लगेगी और वो आपको इंडिकेट कर देगी कि भैया गाड़ी को सर्विस में देने का समय हो गया है। तो ये नॉर्म के चलते अब जो अवेयरनेस है, अब लोगों को, अब तो जो नई गाड़ियाँ बनेंगी उनको इस नॉर्म से कंप्लाइंट होना है, ये सरकार ने नियम तय कर दिया है। पर इसका एक बुरा असर कंज्यूमर्स पे भी पड़ रहा है। महंगा है क्या ये जो डिवाइस लगेगा? बिल्कुल महंगा है, और महंगा डीजल की गाड़ियों के लिए ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल की गाड़ियों पे कम महंगा है। अब उसमें उस तरह का जो डिवाइस है वो शायद डीजल का जो पोल्यूशन है वो निकालने के लिए शायद उसकी ज़्यादा टेस्टिंग है, और उसके लिए जो डीजल की कार्स का कॉस्ट है या डीजल की जो भी ट्रक्स हैं उनका कॉस्ट है, ये रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म से कंप्लाइंट होने के लिए वो ज़्यादा है। और इसके लिए हम देखें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 5% तक उनके प्राइजेस बढ़ गए। हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस किया था कि वो 2% प्राइस
प्राइस बढ़ा रहे हैं, वहीं टाटा मोटर्स, अच्छा। मारुति, सबने ही कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार तो अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो यानी कि पोल्यूशन से लड़ने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन अच्छा ये नई और पुरानी दोनों गाड़ियों के लिए, जिसके पास पुरानी गाड़ी हो वो भी लगा सकता है और नए वालों में लग के आएगा ऐसा? नहीं डिम्पी जी, जो नए वाली गाड़ियां हैं उनमें अब लग के आएगा। तो अब अच्छा, पुरानी वाली क्या करेंगे फिर? वो पोल्यूशन फैलाते रहे? वो तो पोल्यूशन फैलाते रहेंगे, सरकार उसका भी तोड़ निकाल रही है। स्क्रैपेज पॉलिसी में निकालिए आप उसको। ये स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? अब जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, अभी हालांकि अब तो दिल्ली में धीरे धीरे करके अब उस पे नई वो आ रही है अवेयरनेस कि पहले सरकारी गाड़ियों पे लगाई है। अब धीरे धीरे करके अब जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। अब तो चलना ही बंद हो गई है और लेते भी नहीं है। हालांकि उसमें भी एक तोड़ निकाल लिया है लोगों ने, एक कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना लेते हैं वो कुछ समय का, कि ताकि 5 साल और खिंच जाए, एक्सटेंशन मिल जाए, बट वो हर राज्य में आप नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं तोड़ तो जरूर है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, गाड़ियों का जो बाजार है भारत के लिए, ना केवल सिर्फ कार बल्कि ऑटो एंसिलरीज का भी बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। और आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूरोप की ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको इंडियन सड़कों पर मिलेंगी, कोरिया की ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको इंडियन सड़कों पर मिलेंगी, जैपनीज टेक्नोलॉजी आपको इंडियन सड़कों पर मिलेगी, और हमारा देसी मारुति तो खैर है ही, जिसका पेट्रोल कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो वो तो है ही हमारा मारुति। तो अब इनको बताओ सृष्टि, एक और पॉइंट भी है जो मेरे को लग रहा है कि ये सबके लिए चैलेंज है, वो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस, जिसको हम कच्चा माल टिपिकली कहते हैं। ये बीच में यूक्रेन वॉर के बाद तो एकदम से शूट अप हो गया था। अभी भी वैसी की वैसी प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा रिलीफ हुआ है? और एक आम कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि अब गाड़ियाँ महंगी बनने जा रही हैं, सस्ती हो गई हैं? वो कैसे गैस करेगा? डिम्पी जी, तुरंत गैस करना कंज्यूमर्स को ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जितनी भी कंपनीज, जैसे अब हम जानते हैं कि जो गाड़ी है वो पूरी स्टील की बनी है, लोहे की बनी है, तो उसके लिए लोहा लगेगा। बट ऐसा नहीं होता कि कंपनीज तुरंत लोहा लाएं फैक्ट्री से और उससे गाड़ियाँ बन रही। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। अच्छा। अब जैसे हमने देखा रॉ मटेरियल के प्राइसेस की आप बात कर रहे थे, नवंबर तक उसके दाम पिछले साल हमने कम आते हुए देखे, पर नवंबर और दिसंबर से फिर शूट अप हुए हैं कमोडिटी के प्राइसेस। तो अब जाके हमने देखा है कि साल की शुरुआत से अगर हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब तक स्टील के जो प्राइसेस हैं वो 30% बढ़ गए हैं। अच्छा। एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो 6 से 10% तक बढ़ गए हैं। तो ये सारे दाम बढ़ने की वजह से जो इनके कंपनी के मार्जिन्स होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, और उसके चलते हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनीज भी सोचती हैं कि हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें अपने पास और उसके बाद पास ऑन करें। तो प्राइस हाइक्स तो वो ले ही रहे हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि एमिशन नॉर्म्स आ गए, तो इससे भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई। तो दोनों ही चीजें हैं कि डिमांड पे भी असर पड़ता है, बट अभी तक तो यही लग रहा है कि उत्साह गाड़ियों के लेके खासतौर से अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उत्साह हाई है बॉस, वो अभी भी बना हुआ है। और चाहे पोल्यूशन हो, चाहे चिप की प्रॉब्लम हो, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है ऑटो के अंदर, वो है बुकिंग, बुकिंग और बुकिंग। अब बेहतरीन बुकिंग आपको अभी भी गाड़ियों में देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर ऑटो कंपनीज को एंजॉय भी कर रही है नए नए मॉडल्स लेके आके। अब मेरे साथ एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और साथ ही उनसे भी उनका जरा व्यू पॉइंट जानते हैं कि वो कैसे सोचते हैं इस सेक्टर के बारे में। विजय चोपड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं एनरॉक वेंचर्स के, और कोइंसिडेंटली विजय जी के साथ मैं गाड़ी में बैठा भी हुआ हूँ और घूमा भी हुआ हूँ काफ़ी जगह पे। तो विजय जी, आपका जो कितना ट्रैवलिंग होता है, आप जब ट्रैवल करते हो कितना समय आप बाहर निकालते हो और अपनी गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल हो, या फिर कुछ चाहते हो थोड़ा बहुत और चेंज हो जाए? डिब्बी, हम सब जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो एक आम शहर में जो रास्ता आधे घंटे का होता है, हमारे लिए 2, ढाई, 3 घंटे का कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि हम लोग समय बिताते हैं गाड़ी में। अगर आप विदेशों में देखें तो गाड़ी 120, 130 की स्पीड पे चलती है, हमारे यहाँ 20 पे भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारा एक चॉइस नहीं है गाड़ी में बैठना, एक मजबूरी है जो कि हम झेलते हैं, और इसको जाहिर बात है कोई एंजॉय नहीं करता। अभी तो चलिए मौसम अभी तक ठंडा था, मगर जैसे जैसे गर्मी आएगी तो समस्याएं होती हैं। कई बार बसें खराब हो जाती हैं, व्हीकल्स खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से और दिक्कतें हो जाती हैं। मेंटेनेंस चलता है सड़कों पे। दिल्ली में तो हर तरफ केओस है। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो 1 घंटे का रास्ता आजकल 3-4 घंटे, कुछ भी संभावना है उसकी। तो बाय चॉइस नहीं बैठते, मगर हाँ एक मजबूरी है, आपको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए तो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक में फंस के कोई गाड़ी में बैठना एंजॉय करता है।
बात तो ठीक है, गाड़ी भले कितनी अच्छी हो लेकिन अगर ट्रैफिक में फंसी रहेगी क्या फ़ायदा। मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है जब ये कहते हैं कि हम 2000 सीसी का इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है। भाई साहब 1500 सीसी का इंजन है, चलने के लिए है ना, लेकिन चलने के लिए सड़क और रास्ता तो दो आप, तभी तो 2000 सीसी के इंजन को टेस्ट होगा। खैर, नितिन गडकरी जी को भी थैंक यू करना पड़ेगा, उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बना दी। कई बार आपको मौका मिल जाता है उस इंजन को टेस्ट करने का, अगर आप दिल्ली से बाहर थोड़ा कहीं हट के दूर जाना चाहते हैं तो। एक चीज़ मेरे को और पता करनी है आपसे विजय जी, आप ई व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो गए क्या? मैं इसलिए वजह इसकी पूछनी, अगर आप शिफ्ट होने जा रहे हो और आप मेरे अगर 2 कारण बता सकते हो तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपकी और ज़्यादातर लोगों की सोच क्या रहती है ई व्हीकल्स को लेकर। अगर आप शिफ्ट करोगे तो क्यों करोगे और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? देखिए, मैं आपको सोच बता सकता हूँ। सोच ये है कि आपका जो रनिंग है, जो डेली खर्चा है, वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स में कटौती नहीं हो रही है। सीएनजी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत लाइनें लगती हैं। तो जो लोगों की सोच है वो ये है कि बिजली घर में ही चार्ज कर सकते हैं या चार्जिंग स्टेशंस पे चार्ज कर सकते हैं, और चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, और उसके एवज में हम लोग 200 300 400 किलोमीटर का जो गाड़ी उसका रेंज देती है तो उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो सोच है वो ये है कि उसकी जो जो खपत है रोज की, जो आपका रोजाना का खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है। ये प्राइमरीली सोच है। और अगर मैं शिफ्ट होऊंगा ईवी की तरफ तो वो कारण यही होगा कि आने वाले समय में जब ईवी ही एक ऑप्शन होगा और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों की तरफ अपना रुझान कम कर रही हैं। कुछ कंट्रीज ने तो ये तक कह दिया है कि 2030 तक वो कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे। और अभी ईवी में जो लिथियम की बात हो रही है, जिसको माइन करने में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, और बाकी जो इसमें सामान लगता है जो बैटरी में, वो ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट करता है रादर देन गाड़ी के। मगर आने वाले समय में जो बात हो रही है, सोडियम सेल्स की बात हो रही है, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो रही है, तो इसमें जो प्रदूषण होगा वो बहुत कम होगा लिथियम के बनिस्बत, क्योंकि उसमें माइनिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है रिलायंस भी काफ़ी उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं जो सोडियम सेल्स पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है आने वाले 5 सालों में ईवी में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त उठापटक होगा, और ये टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज़ हो जाएँगी और ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सस्ती हो जाएँगी, ये वाली टेक्नोलॉजीज़, और ईवीज़ भी सस्ती बिकनी शुरू हो जाएँगी। यही होगा जैसे पहले सोलर में हमने देखा था, जो सोलर सेल्स बहुत महँगे थे, सोलर रूफटॉप भी लगाते थे लोग और सोलर प्लांट्स भी लगाते थे, पहले महँगे थे, मगर धीरे-धीरे अब वो बहुत सस्ते होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होंगी जो कि प्राइमरीली काफ़ी हद तक जो रेट्स होंगे वो कम हो जाएँगे ईवी कार्स के, इस पे सब्सिडीज़ आ जाएँगी, और वो बहुत कम पॉल्यूटिंग होंगे। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम प्राइमरीली अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक होता है, दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, तो सोडियम बहुत ईज़िली अवेलेबल है, उसके लिए माइनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, उससे प्रदूषण नहीं फैलता। तो आने वाले 4-5 सालों में जब शायद मैं शिफ्ट करूँगा, हो सकता है कि वो सोडियम सेल की गाड़ी हो सकता है और भी बेहतर गाड़ी हो, मगर अभी मुझे लगता है कि जो लिथियम वाली गाड़ियाँ हैं, वो प्रदूषण उनको बनाने में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और चलने में कम भले से हो, मगर ओवरऑल जो हमारे पर्यावरण को नुकसान वो ज़्यादा पहुँचा रही है लिथियम सेल्स। बट आई थिंक मेरा मेरा मैं जब तक शिफ्ट नहीं हो पाऊँगा, जब तक स्टेबल ना हो ये वाली टेक्नोलॉजी और वो नॉन पॉल्यूटिंग ना हो, क्योंकि उसका एक्चुअल मीनिंग ईवी का इस्तेमाल करने का तब होगा, तब फायदा होगा जब वो कंप्लीटली अच्छे से नॉन पॉल्यूटिंग हो, ना उसमें प्रदूषण निकले, ना उसको बनाने में प्रदूषण लगे। हाँ, लोहे का और एल्यूमीनियम का और उसका इस्तेमाल ज़रूर होगा, बट आई थिंक जो लिथियम की जो माइनिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट करने वाली है। ओके विजय जी, क्योंकि आप ईवी और सब्सिडीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो ये तो गाड़ियों के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी डेवलप होना बाकी है, बट एक जो सेगमेंट है टू व्हीलर सेगमेंट, जहाँ पे हम निम्पी जी ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स देख रहे हैं, बट उनके लिए एक और भी बात की जा रही है कि अभी तक जितना भी सेल्स का पुश था वो आपको सब्सिडीज़ मिलती थी, इसीलिए लोग वहाँ पर लेना प्रेफर करते थे। बट विजय जी, अब जब सब्सिडीज़ का जो बेनिफिट है वो कम होता हुआ नज़र आएगा सरकार की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि ईवी टू व्हीलर ईवीज़ की सेल्स जो है उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है? और ख़ास तौर से टीवीएस मोटर्स पे आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि अगर वैल्यूएशंस को देखें तो एक वो प्रीमियम एंजॉय करती थी अन्य कंपनीज के मुकाबले अभी तक, क्या आने वाले समय में भी वो लीडरशिप और वो प्रीमियम होल्ड कर सकती है टीवीएस मोटर्स? देखिए, ईवी अभी पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, और जो भी पुराने दिग्गज थे, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो
हीरो मोटो हो, चाहे वो टीवीएस हो, सब लोग अपनी ईवीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज़ बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। बहुत सारे लोग सीकेडी मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन पार्ट्स मँगा रहे हैं चाइना से और उसके स्कूटर्स बना-बना के बेच रहे हैं। मगर मुझे लगता है जैसे मैंने पहले कहा कि ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जाएगी कि इसपे सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ईज़िली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो जाएगा, जो आज से 2 साल पहले नहीं था। आज 2 साल में हम देख रहे हैं कि हर जगह-जगह पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। मुझे लगता है 2 साल 3 साल बाद और अच्छे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये पूरे विश्व में ऐसा हम देखेंगे कि ईवीज़ के ऊपर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा और ये गाड़ियाँ ज़्यादा पावरफुल बनेंगी, ज़्यादा दूर तक ले जा सकेंगी और इनकी जो बैटरीज़ हैं वो नॉन पोल्यूटिंग भी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि टीवीएस जैसे ब्रांड को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। टीवीएस अभी भी चार्ट्स पे फ़िलहाल तो ठीक लग रहा है और जहाँ तक आप वैल्यूएशंस की बात करें, टीवीएस की जो वैल्यूएशंस है वो कहीं न कहीं जस्टिफाइड है जिस तरीके का मार्केट शेयर इसका है, ख़ास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ पे टीवीएस का बहुत अच्छा नाम है। तो मेरा ये मानना है ये सब्सिडी जो है धीरे-धीरे हटा ली जाएगी क्योंकि बहुत सस्ती हो जाएँगी ये टेक्नोलॉजीज़ और ये ईवीज़ तो सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं होगी। और एक और बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, अभी आप जो लिथियम वाली बात बोल रहे थे विजय जी, कि लिथियम निकालने में जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है ना, वो बाद में आपको गाड़ी चलाने में शायद पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इस टेक्नोलॉजी में भी बहुत फ़र्क आएगा और भारत शायद इसको लीडरशिप पे भी ले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ और सृष्टि, क्योंकि आप ऑटो कवर करते हैं, मेरे को ना एक चीज़ बताइए, आप जब डीलर से मिलते हैं या लोगों का फीडबैक लेते हैं, गाड़ियों का रिव्यू लेते हैं जी। तो उसमें होम लोन की कितनी वेटेज होती है, लोग उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? मान लीजिए सॉरी, गाड़ियों का जो ऑटो लोन है, हाँ, जी। ऑटो लोन मान लीजिए 1.5% या 2% महंगा हो जाए, तो अपने फैसले को बदल देते हैं या फिर वो मॉडल से नीचे आ जाते हैं कि थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, गाड़ी थोड़ी महंगी है? डिम्पी जी, इसका असर जो पड़ रहा है ना वो अलग अलग सेगमेंट्स पे पड़ रहा है। जो अच्छा। आप ऑटो लोन्स की बात कर रहे हैं वो एंट्री लेवल सेगमेंट पे, अगर हम गाड़ियों की बात करें हाँ। या फिर बाइक्स पे, एंट्री लेवल की जो है वो काफ़ी, जो कंज्यूमर है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। यानी अच्छा। अगर लोन महंगा हो गया तो वो अपनी जो परचेज है या खरीद है उसको थोड़ा सा टाल देता है। बट आजकल हम जिस तरीके के शौक देख रहे हैं एसयूवीज़ के, अगर कोई 20 लाख 22 लाख से ऊपर की गाड़ी लेता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंज्यूमर सेंसिटिव नहीं है, वो फिर भी पसंद करता है। पर इसका हम इम्पैक्ट ज़रूर आते हुए देख रहे हैं डिम्पी जी। आप एंट्री लेवल बाइक ले लीजिए या कार ले लीजिए, दोनों पे ही असर आ रहा है। और साथ ही साथ अब आने वाले टाइम में कमर्शियल व्हीकल कंपनीज भी कह रही हैं कि हमें धीरे धीरे ये फाइनेंसिंग कॉस्ट का असर देखने को मिल रहा है। ओह अच्छा, इंपॉर्टेंट है। चोपड़ा जी, एक बार आप जरा इस पे कुछ बात रखेंगे अपनी क्या? ये जो इंटरेस्ट रेट लगता भी है कि शायद आगे चल के या तो यही रहेगा या तो थोड़ा और महंगा हो सकता है ऑटो वाला, तो फ़र्क कितना पड़ता है इस पे? एंट्री लेवल पे पड़ेगा फ़र्क, ये बात समझ में आ गई मेरे को, लेकिन प्रीमियम पे फ़र्क आएगा क्या? मैं एक बात आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जो ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो 1920 से 1925 के दशक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। ये मैं भी दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ और अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलन में थी ईवीज़। उसके बाद जो ये फॉसिल फ्यूल्स थे, वो क्योंकि बैटरीज़ इतनी एफिशिएंट नहीं थी, इसलिए उसको साइडलाइन कर दिया गया। मगर जो ये लौट के आया है चलन लगभग 100 साल बाद, मुझे लगता है कि जो जो बैटरीज़ हैं उनको एफिशिएंट होना पड़ेगा। एक चार्ज में अगर वो 500, 700, 800 किलोमीटर जाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपने अभी लोन्स की बात करी। मुझे लगता है कि बहुत सारी लोग लोन्स पे गाड़ियाँ लेते हैं। कई बार कंपनियाँ अपने बुक्स पे लोन्स पे गाड़ियाँ लेती हैं क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट उनको मिलता है। बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिटेबिलिटी में एडजस्टमेंट हो जाता है, टैक्स आपका आउटगो कम हो जाता है। तो जो बड़ी गाड़ियाँ ली जाती हैं, जो कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा उस पे लोन का बेनिफिट लेते हैं। तो लोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो इस सेक्टर को प्राइमरीली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर कहा जाता है, माना जाता है। तो जहाँ पर भी जब लोन रेट्स हायर होते हैं तो ज़ाहिर बात है उसका इम्पैक्ट आता है। हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा-सा जो कार सेल्स है वो धीमी पड़ी है और इन्वेंटरीज़ बढ़ी हैं। तो लोन का निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो। लोग अपने जो डिसीज़न्स हैं उसको मुलतवी कर लेते हैं
और एक जो उबर सेगमेंट है जो कि मसराटी या कुछ मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू टाइप गाड़ियां चलाते हैं, तो उनमें तो वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत सारा एक सेगमेंट है जो अपने पैसे पे ही लेता है, उनको लोन की आवश्यकता नहीं है। बट कॉर्पोरेट सेगमेंट खास हाँ, करके लोन्स लेता है और उसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट लेता है। ठीक है। पहले ही पुरानी कहावत है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो आप ऑटो को चेक कर लो। अगर आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है तो इसका मतलब आपका देश ठीक ठाक रास्ते पे चल रहा है। अगर आपकी गाड़ियाँ कम बिक रही हैं तो आपका देश थोड़ा ठीक ठाक रास्ते में नहीं चल रहा है। ये पुरानी कहावत है जो कि बिजनेस जगत में ऑटो का एक बैरोमीटर, एक तरह का मीटर लगा के चेक किया जाता रहा। हमने ना शुरुआत में आपके सामने एक गाड़ी का स्पीड ब्रेकर वाली गाड़ी बैक टू बैक दिखाई थी और सृष्टि ने वो गाड़ी ढूंढ ली है। वो गाड़ी कौन सी है सृष्टि? वो गाड़ी कौन सी है जो स्पीड ब्रेकर में बार बार आपको दिख रही थी? डिम्पी जी, वो गाड़ी ऑडी की Q3 है। हाँ। और जैसा कि अभी विजय जी बात कर रहे थे कि जो मसराटी और वैसी महंगी गाड़ियों का चलन है, तो हमने भी वही महंगी गाड़ी शोकेस करने का फैसला किया। 45 लाख से तो ये गाड़ी शुरू होती है डिम्पी जी। ठीक है, पैसे देखा जाए तो आज के डेट में 45 लाख रुपए की गाड़ी भी बहुत महंगी नहीं है। मेरे पीछे गाड़ी, जो सृष्टि के पीछे गाड़ी देख रही है, ये तो 10 लाख के अंडर में आने वाली गाड़ियां हैं, ठीक है। लेकिन 45 लाख की भी गाड़ियां सेल्स को देख के नहीं लगता। BMW कह रहा है 19 मॉडल हम और लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सृष्टि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से इंटेलिजेंस आपने अपनी दिखाई ऑटो की, और पता लगा हमको कि एक्चुअली में इस समय की सिचुएशन क्या है। तो अभी तो ये स्पीड ब्रेकर है, लगता है गाड़ी स्पीड ब्रेकर को कर जाएगी पार और चलेगी जूम।